हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर मैथ क्रोन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट देखिएगा, आज से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है अपना इक्वेशन। पहले इक्वेशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इक्वेशन बनाई जाती है, एक स्ट्रक्चर किस तरीके से इक्वेशन की बनाई जाती है, और इक्वेशन किसी भी जो दिया हुआ जो फॉर्म में या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह वो क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो सीखेंगे। उसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग सीखेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन के सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अपना डिस्कशन इक्वेशन वगैरह का डिस्कशन करने का जो पर्पज़ है वो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ही सीखना है कि किस तरीके से एक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन के साथ। सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन देखो, इक्वेशन एक्चुअली में जो किसी भी जो कोई लाइन आपके लिए दी हुई है या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको दिया हुआ है, उसका एक कंपैरिजन है किसी दूसरे के साथ, यानी कॉन्क्लूजन के साथ। जो स्टेटमेंट दिया है उसका किसी कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष जो बाद में निकलने वाला है उसके साथ एक कंपैरिजन दिया हुआ होता है और आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक इक्वेशन दे देते हैं। और इक्वेशन कब बनती है? जब किसी भी व्यक्ति की तुलना आप दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो एक साइन होता है जिसको आप इक्वल का साइन बोलते हैं, इक्वल साइन से की जाती है। तो इक्वेशन में जब भी आपको इक्वल का साइन दिखेगा इस तरीके का, जब भी इक्वल यानी ये साइन को क्या बोलते हो? इक्वल। इक्वल यानी बराबर। तो ये बराबर वाला साइन या इक्वल का साइन आपको जब भी मिलेगा कोई भी कहीं भी, तो आप कह दोगे कि ये एक इक्वेशन बनने वाली है। तो ये तो रही कि इक्वेशन कैसे बनती है। जब आपको बराबर का साइन दिख जाए कहीं भी तो आप कह दोगे कि इक्वेशन है। उसके बाद मैं कहूँ इक्वेशन में दो साइड देखने को मिलेंगी। ये जो बराबर का साइन है ये इक्वेशन को टू साइड्स में डिवाइड कर देता है। तो जो राइट अपन इस तरीके से मैं इधर बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, तो जो मेरे राइट हैंड की तरफ जो साइड है उसको आप बोलते थे राइट साइड। राइट साइड। और इस इक्वल के जो लेफ़्ट साइड की तरफ है उसको बोल देते हैं आप लेफ़्ट साइड। तो इक्वेशन में इस तरीके से राइट साइड और लेफ़्ट साइड आपको देखने को मिलती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं किसी इक्वेशन के अंदर दो साइड होती हैं, यानी दो पक्ष होते हैं, एक तो लेफ़्ट और एक राइट। सुनो, ये तो हो गई कहानी। ये अगर कोई भी नंबर वगैरह है या कोई वेरिएबल है, इक्वेशन हमेशा किससे बनेगी? इक्वेशन बनेगी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट एलिमेंट से इक्वेशन देखने को मिलेगी आपको। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये हम थोड़ा अभी बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेरा कहने का मतलब है, किसी भी लेफ़्ट साइड से किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर आप राइट साइड में ले जाओगे, इधर से अगर आप राइट साइड में ले जाओगे और या फिर राइट साइड के किसी भी एलिमेंट वेरिएबल कांस्टेंट को अगर आप लेफ़्ट साइड में लाते हो, तो जो ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड और राइट साइड से लेफ़्ट साइड करने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं आप ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन, यानी कि पक्षांतरण। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है? जब भी किसी इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट को लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट ले जाना होता है तो उस प्रक्रिया को आप ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जब भी कोई प्रक्रिया होती है ट्रांसपोजिशन की, तो उसमें आप देखते हैं कि लेफ़्ट से अगर कोई एलिमेंट राइट जा रहा है या फिर राइट से कोई एलिमेंट लेफ़्ट साइड में आ रहा है तो उनके साइन आपको चेंज होते दिखाई देंगे। साइन किस तरीके से चेंज होते हैं? अगर कोई एलिमेंट लेफ़्ट का है और वो राइट में जाएगा तो उसका साइन
प्लस जो साइन है, यानी कोई एलिमेंट लेफ़्ट साइड में है और उसका साइन है प्लस, और वो राइट साइड में जा रहा है तो उसका साइन कैसा हो जाएगा बेटा, उसका साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट है जो लेफ़्ट साइड के अंदर नेगेटिव है और अगर वो प्लस इधर जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा, तो उसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से कोई इधर की साइड में अगर डिवाइडेशन का साइन है तो उधर साइड जाएगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो राइट साइड में जाके बेटा डिवाइड वाले साइन में चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये साइन चेंज होते हैं। सेम इसी तरीके से अपन देखते हैं कि इसी तरीके से क्या देखते हैं कि जो नेगेटिव वाला साइन है, अगर राइट साइड में नेगेटिव वाला साइन है और वो लेफ़्ट साइड में आ रहा है तो वो साइन चेंज होकर किस में हो जाता है, नेगेटिव किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, यानी प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि जो अगर राइट साइड की तरफ पॉजिटिव वाला साइन है तो अगर वो लेफ़्ट में आएगा तो वो साइन किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में साइन चेंज हो जाता है आपका। और इधर की साइड, राइट साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन है और लेफ़्ट साइड में उसको लाना है तो अगर ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से ये जो डिवाइड वाला साइन है अगर ये लेफ़्ट साइड में आएगा तो ये किस में हो जाएगा चेंज, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कहानी हमने बताई आपको, ये बताइए आपको हमने ट्रांसपोजिशन के बारे में कि किस तरीके से साइनों का चेंजेस देखने को मिलता है किसी भी इक्वेशन के अंदर। हम जब ट्रांसपोजिशन करते हैं या पक्षांतरण जब हम करते हैं तो इस तरीके से इक्वेशन में साइन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपना डिस्कशन करना चाहूँगा थोड़ी देर वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर, कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिएगा बेटा, कांस्टेंट के बारे में आप ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट को हिंदी में बोला जाता है अचर, यानी कि जो नंबर आपको देखने को मिलेंगे, जो इक्वेशन वगैरह है, या फिर मैं एक दोनों के लिए एक वर्ड यूज कर देता हूँ, एलिमेंट। जब भी आपको कोई एलिमेंट दिखेगा, क्या दिखेगा, एलिमेंट, एलिमेंट यानी अवयव। जब भी आपको कोई अवयव मिलेगा वो आपको दो तरीके का अवयव मिलेगा, या तो आपको कांस्टेंट दिखाई देगा या फिर वो दिखेगा आपको वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल दिखाई देंगे। कांस्टेंट को आप अचर बोल देते हैं और वेरिएबल को आप बोल देते हैं चर। तो कांस्टेंट अचर है, अचर जो चर ना करे यानी जो चले नहीं, इसको आपने अचर बोल दिया। यानी कांस्टेंट नियत हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे। क्या रहेगा ये कांस्टेंट, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 है, 3 की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या? आप 3 को इंडिया में भी 3 बोल लीजिए, अमेरिका में भी 3 बोल लीजिए, कहीं और जगह जाओ तो 3 बोलेंगे, तो 3 की वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती है। तो ये अपनी जो काउंटिंग वगैरह होते हैं, यानी मैं ऐसे कह दूं जो रियल नंबर का सेट होता है। अब सेट क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अपने जो नंबर आपको दिखाई देते हैं, जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 2.3 5.5, इस तरीके के जो नंबर आप देखते हैं वो आपको क्या दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं कांस्टेंट। एग्जांपल लिख देता हूँ मैं आपको, 3 5 9 डैश 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 इन्फिनिटी, कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो वैल्यू होती हैं, यानी जो मैथ में जो काउंटिंग वगैरह हैं, इंटीजर वगैरह हैं, पूर्णांक वगैरह, वो सारे अपने क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब मैं बात कराऊंगा वेरिएबल की। देखिएगा वेरिएबल थोड़ा क्या है, ये जो इसको आप वेरिएबल कब कहोगे, किसी भी नंबर को वेरिएबल कब कहोगे? तो आप देखते होंगे, अभी मैंने आपको वेरिएबल एज्यूम करना तो नहीं बताया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब आप किसी को मानते हो ना, कि बचपन में हम जब क्वेश्चन करते थे तो कैसे करते थे, माना उसकी वैल्यू x है या फिर माना उसकी वैल्यू y है,
इस तरीके से अपन वैल्यू मानते थे। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बॉक्स ए, कोई बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर कितने अवयव हैं, तो आप मान लेते थे माना नंबर ऑफ एलिमेंट इन बॉक्स ए इज इक्वल टू एक्स। इस तरीके से आप अज्यूम करते थे। तो जो आप अज्यूम करते थे तो आप हमेशा क्वेश्चनों में ज़्यादातर एक्स अज्यूम करते थे। क्या अज्यूम करते थे? एक्स। और एक्स की क्या है वैल्यू आप अलग अलग देखते थे। जैसे मैं आपके पास यहाँ पर ये लिखता हूँ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये भी एक्स है और ये भी क्या है? एक्स है। तो दोनों एक्स हैं, तो इनकी वैल्यू आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो ट्रांसपोजिशन करिए। ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं कि अगर लेफ़्ट साइड को राइट साइड ले जाओगे तो आपको वैल्यू एक्स की निकालनी है। तो एक्स को आप सेपरेट करिए, तो एक्स को सेपरेट करेंगे तो 2 को आपको राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से x अलग सेपरेट कर लीजिए और 3 को इधर ले जाइए तो 1 माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 में से 3 गए तो कितना बचा? -2। अब आपने देखा x तो इधर भी है, x इधर भी है, लेकिन ये वेरी कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो रही है। यहाँ तो वैल्यू निकल के आई 2 और यहाँ पर निकल के आई -2। जब भी इस तरीके से आपकी वैल्यू वेरी करे या फिर किसी भी जो अपने जो एलिमेंट एज्यूम किया है या फिर कोई आपको इस तरीके का नंबर दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली, तो उनको ज़्यादातर हम जब तक डिफाइन ना हो कि ये कांस्टेंट है उसको हम एक तरीके से वेरिएबल लेके चलते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही एक इक्वेशन बनाने में हमारी मदद करता है। यानी कि हम कहीं ना कहीं इक्वेशन को इसीलिए सीखते हैं जब हम उसकी सहायता से हम क्या है वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। तो अपनी जो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या सीखते हैं? इक्वेशन सीखते हैं। और किस तरीके से इक्वेशन करते हैं, या फिर किसी भी जो कोई क्वेश्चन वगैरह होता है या फिर कोई स्टेटमेंट वगैरह होता है तो उसमें अपन उनका स्टेटमेंट वगैरह को एक इक्वेशन में किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, तो ये आपने अभी तक देखा कि इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है। इस इक्वेशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। राइट साइड वाला को आपने राइट साइड बोल दिया, लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट साइड बोल दिया। लेफ़्ट साइड वाला अगर राइट में जाएगा या राइट साइड वाला अगर लेफ़्ट में जाएगा, जो ये प्रोसेस होती है इसको आप बोल देते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण। तो इसके बाद आपने देखा कि जब भी इस तरीके से एलिमेंट राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट में आते हैं तो उनके साइन आपको चेंज देखने को मिलते हैं कि उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको बताया कि किस तरीके से साइन वगैरह हैं वो चेंज होते हैं। अब चलो, तो एक इक्वेशन, अब समस्या आती है कि हमने देख लिया कांस्टेंट देख लिया और वेरिएबल हमने देख लिया। कांस्टेंट के बारे में देखा कि जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, जैसे 5 है, 4 है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। आपने कह दिया कि मेरे पास 4 पैंट हैं तो आपके पास 4 पैंट ही हैं, या फिर 3 शर्ट हैं तो आपके पास 3 शर्ट ही हैं। इस तरीके से इनकी क्या है वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर आप किसी भी उसको डिपेंड कर दें एक्स पर, तो इस तरीके से जो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो रखी है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि x + 2 = 4 था, तो x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर कंडीशन क्या थी, x + 3 = 1 था, तो x की वैल्यू निकल के आ गई -2। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू ही आपको चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो वेरी करता है एलिमेंट, यही अपना क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। अब देखिएगा इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती हैं। मैं अपना इस डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ। देखो बेटा, चलिएगा अब इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है देखिएगा। अब धीरे धीरे इजी इक्वेशन से टफ इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती हैं उनकी तरफ हम चलेंगे
और क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्या है एक इक्वेशन बनाने का वो तरीका है वो आपको पता चल जाएगा। आप आसानी से इक्वेशन बना पाओगे। इक्वेशन सॉल्विंग करना इतना टफ नहीं है, लेकिन इक्वेशन को क्रिएट करना एक बड़ा टास्क होता है। अगर आपने किसी को भी गलत तरीके से समझ लिया तो आप इक्वेशन गलत बनाओगे तो सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली गलत आने वाला है। तो आपको ध्यान से समझना है इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन की तरह समझाते हैं इसको कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्या कहोगे, दो व्यक्ति हैं आपके, एक तो राम और एक है श्याम। राम और श्याम दो व्यक्ति थे। अब आपने क्या लिखा है कि राम की जो एज है, इन दोनों की हम एज का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एज। अब ये राम की जो एज है, आर को मैंने बोल दिया, राम को बोल दिया मैंने आर, और श्याम को बोल दिया मैंने एस। तो ये जो राम की एज है ना, राम की एज श्याम की जो एज है, श्याम की जो एज है उससे 3 अधिक है। ये इनकी क्या लिख दी मैंने? एज। अब आपने क्या कहा है, देखिएगा, आपने कहा है कि जो राम की एज है श्याम की एज से 3 अधिक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि एस राम की, वो श्याम की एज कितनी है एस, और राम की एज कितनी है आर। अब यहाँ पर मैं नंबरों की उसमें नहीं चलूँगा। नंबर में तो आप सब जानते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की एज 35 है और दूसरे व्यक्ति की एज है 38, तो आप कह सकते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति से 3 वर्ष अधिक है। भाई इस तरीके से तो आप जानते ही हैं। या फिर आप जनरली ऐसे भी यूज़ करते हैं कि मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा है। तो आपको पता है, अगर भाई की एज पता है तो आप बता देते हैं 2 साल बड़ा है तो मेरे भाई की एज कितनी है, अगर मुझे मेरी भी एज पता है तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अपन इन जो ये अपन ने आर और एस लिखे ना, इस तरीके से देख के डिस्कस करेंगे, जिससे अपना क्या है एज्यूम करने का जो एक इक्वेशन जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक एज्यूम करना अपन को आना चाहिए, यानी कि सोचना आना चाहिए कि भाई किसको क्या सोचा जाए। वो चीज़ आपको अगर आ गई तो आप एक इक्वेशन बनाने में बिल्कुल भी जो डर है वो फील नहीं करोगे। तो आपने लिया कि जो राम की एज थी आपने उसको आर से डिनोट कर दिया और श्याम की एज को एस से डिनोट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर राम की एज श्याम से 3 अधिक है। तो आपने क्या किया, जो श्याम की एज थी ना उसमें आपने 3 ऐड कर दिया। जब आपने श्याम की एज क्या थी एस, आप लेके चल रहे हैं श्याम की एज को एस, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जो ये लिखा हुआ है वो एज है। श्याम की जो एज थी उसको आपने एस लेके चला और एस में अगर 3 जोड़ दिया तो आपको किसकी एज मिल गई? आपको मिल गई राम की एज। तो अब आप कह दोगे कि जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है और इधर वाला जो लिखा हुआ है वो दोनों इक्वल हैं। और समझते हैं इसको एक कांस्टेंट फॉर्म में एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिएगा, राम की एज 35 है और श्याम की एज कितनी है 32। अब इसी लाइन को क्या कहते हैं, राम की एज श्याम की एज से 3 अधिक है। तो श्याम की एज कितनी है 32 और 32 में आप 3 ऐड करिए, 32 + 3 35 बन रहा है या नहीं बन रहा? तो आप कह दोगे कि 35 = 32 + 3। तो आप इन दोनों के बीच में एक बराबर का साइन यूज कर सकते हैं। मैंने वही तो किया यहाँ पर कि श्याम की जो एज थी वो एस थी और श्याम की एज में अगर
3 जोड़ दोगे, राम की एज श्याम से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो श्याम से ही तो 3 अधिक है, यानी श्याम वाली एज में 3 जोड़ो। तो आपने 3 को जोड़ा तो वो किसकी एज निकल के आ गई, राम की आ गई, यानी जो ये लिखा हुआ है वो ये है और ये जो लिखा हुआ है वो ये है। इस तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया? और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। जैसे 2 नंबर हैं आपके पास, नंबर 1 और एक है नंबर 2। 2 नंबर लिए, नंबर 1 और नंबर 2। अब उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ नंबर 1 नंबर 2 से 5 अधिक है। आपने क्या लिखा है कि नंबर 1 नंबर 2 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। अगर आपको नंबर 2 पता चल जाए, आप कह रहे हैं नंबर 1 है ना, वो नंबर 2 से 5 अधिक है। अगर आप नंबर 2 में इस तरीके से 5 ऐड कर दोगे, 5 नंबर 2 में अगर 5 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर 1। तो आप कह दोगे ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। बना दिया आपने इक्वेशन। क्या लिखा है बेटा, नंबर 1 नंबर 2 से 5 अधिक है। नंबर 2 ये था, उसमें आपने 5 जोड़ा और क्या निकल के आ गया, नंबर 1 निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसमें भी इक्वल का साइन आ रहा है, इसमें भी इक्वल का साइन आ रहा है। तो हमारी जो हमने अब तक स्टडी किया था कि जो इक्वेशन होती है उसमें आपको एक इक्वल का साइन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही स्टडी किया है हमने कि इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन होता है। तो ये था। और एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं जिससे और चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। एक एग्जांपल और लिखते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में। ये क्वेश्चन 1 डिस्कस किया, ये 2, ये 3। और देखो, मैं कहूँ कि आप लिखें, एग्जांपल लीजिए, एक पेन पेंसिल की कीमत से 4 रुपये अधिक है। एक पेन है ना, जो ये पेन है, एक पेन की कीमत और पेंसिल की कीमत से कितना अधिक है, 4 रुपये अधिक है। तो अब कैसे कह सकते हैं उसको कि जो पेंसिल की कीमत है उसमें अगर आप 4 रुपये ऐड कर दोगे तो आपको क्या पेन की कीमत मिल जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल मिल जाएगी। अगर आप इसको उल्टा समझें तो क्या कह देंगे, पेन की कीमत अगर पेंसिल से 4 रुपये अधिक है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो पेंसिल की कीमत है वो पेन से कितना कम है। तो आप कह दोगे पेन की कीमत से 4 रुपये कम है पेंसिल की कीमत। उसी को आप मैथमेटिकल फॉर्म में ड्रॉ कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखो, पेन की कीमत इसी तरीके से लिख दीजिए। अभी आप कोई वेरिएबल वगैरह जूम मत करिए, सीधा सीधा आपको तो ये इक्वल वाला कॉन्सेप्ट समझना है कि इक्वल का साइन कैसे बनाना होता है। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो एक इक्वेशन की जो कंस्ट्रक्टिव होती है वो किस तरीके से इक्वेशन बनाई जाती है वो चीज़ समझ जाओगे। पेन की कीमत, इधर आप लिख दीजिए पेंसिल की कीमत। देखो
दोनों की लिख दी, क्योंकि पेंसिल और पेन की कीमत पर चर्चा हो रही थी। तो आपने लिखा पेन की कीमत पेंसिल की कीमत से 4 रुपये अधिक है। किसकी कीमत से अधिक है बेटा? पेंसिल की कीमत से। तो पेंसिल की कीमत में आप लोग 4 ऐड कर दीजिए। पेंसिल की कीमत में आपने 4 ऐड कर दिया। अब जो कितनी भी कीमत थी पेंसिल की, अगर आपने उसमें 4 ऐड कर दिया तो आपको किसकी कीमत मिल गई बेटा? पेन की कीमत मिल गई। इस तरीके से जब पेन की कीमत मिल गई तो आप इसको इक्वल का साइन लगा सकते हैं कि आप सर बिल्कुल ये दोनों बात आपस में बराबर होने वाली हैं कि जो पेन की कीमत है वो पेंसिल की कीमत से 4 रुपये अधिक होने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के यहाँ लिख के बताए। एक और समझते हैं और किस तरीके से कोई एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। देखिएगा, देखो क्या एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। देखो, अगर मैं कहूँ कि 2 भाई हैं, क्वेश्चन फॉर्म में लिख दीजिए 2 भाई कवि एंड निवेश। आपने 2 भाई हैं, दोनों भाई कैसे हैं? एक का नाम है कवि और दूसरे का नाम है निवेश। तो कवि और निवेश, इनके लिए एक बात कहिए कि कवि निवेश से 3 गुना चपल है। आपने क्या लिखा है कि 2 भाई हैं कवि और निवेश, तो आपने उसके बाद क्या लिखा है? कवि निवेश से 3 गुना चपल है, यानी कि 3 गुना होशियार है या चतुर है, ऐसे कह लीजिए, चतुर बोल लीजिए आप उसको। चपल है यानी 3 गुना चतुर है। तो आप क्या करोगे? इधर लिखा आपने कवि और इधर लिख दिया आपने निवेश। निवेश कितना चपल है उसका अगर आप 3 गुना कर दोगे तो कवि की चपलता का पता चल जाएगा कि कवि कितना चपल है। निवेश कितना चपल है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको अगर 3 गुना कर दूं, 3 गुना, गुना मतलब उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कवि कितना चपल है? कवि इतना चपल है कि निवेश से 3 गुना चपल है, यानी इतना चतुर है कि निवेश की जो चतुराई है ना, उसमें आप 3 का गुणा कर दोगे तो कवि की चतुराई पता चल जाएगी आपको। तो उसी तरीके से आपने कर दिया, कवि का 3 गुना किया तो वो निवेश का 3 गुना किया तो आपको कवि का पता चल गया, तो आप कह दोगे ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो ये आपने एक इक्वेशन फॉर्म बना दी। यानी कि इक्वेशन फॉर्म बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इक्वल साइन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके पास देखने को मिल गया। तो इस तरीके से मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। अब धीरे धीरे इनको मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ लेके चलते हैं और किस तरीके से सॉल्व वगैरह किया जाता है वो चीज़ समझते हैं। देखिएगा, देखो क्वेश्चन क्या है? यदि 2 संख्या जिनका योग 13 है तथा
पहली संख्या दूसरी से 3 अधिक है। अब आपने क्या लिखा है देखिएगा, ध्यान से समझेंगे इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। अगर जिन बच्चों को इक्वेशन नहीं निकालना आता है वो उसकी इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे और बेहद उनको खुशी होने वाली है। देखिएगा कि आप कह रहे हैं दो संख्याएं, मैंने मान लिया दो संख्या, एक पहली और इधर मान लिया आपने दूसरी, पहली और दूसरी। तो आपने कह दिया पहली जो संख्या है वो दूसरी से 3 अधिक है, यानी दूसरी में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो आपको कौन सी मिल जाएगी, पहली मिल जाएगी। दूसरी संख्या से 3 अधिक है पहली संख्या, यानी कि जब दूसरी संख्या में 3 एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी। साफ कहोगे सर बिल्कुल मिल जाएगी, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों जो संख्या है ना, ये वाली दूसरी संख्या और पहली संख्या, पहली और दूसरी, इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे, यानी आप इसको इस तरीके से लिखोगे, पहली प्लस दूसरी, तो इन दोनों का जो आप ऐड कर दोगे तो वो क्या निकल के आने वाला बेटा, तो आप करोगे सर 13 निकल के आने वाला है। और अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है संख्या क्या होंगी, क्या होंगी। तो अब ये बताना है कि आपको वो कौन कौन सी संख्या हैं जिनका योग है जो 13 है, जिसमें पहली संख्या दूसरी से 3 अधिक है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको दूसरी संख्या का पता चल जाए कि दूसरी संख्या क्या है, तो आप पहली संख्या का पता लगा लोगे। आप कह दोगे जो भी मेरे को पहली संख्या पता चल गई तो मैं दूसरी संख्या अगर जो भी मेरे को पता चल जाएगी तो मैं पहली संख्या यहाँ पर निकाल लूँगा। तो जो ये अपन करते हैं ना कि इसका अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं कह दूँगा कि ये ऐसा होने वाला है। जो ये इफ एंड बट का जो सिस्टम है, यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं कि अगर वो यहाँ आ गया तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, यानी पहले वो यहाँ आए तो सही, उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो पहले ये वाली संख्या पता चले, उसके बाद आप इस वाली संख्या के बारे में बात करोगे। तो जो आप कहते हो ना कि पहले ये पता चल जाए, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का हो आपके सामने, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ। जिन भी बच्चों को ये जो नंबर मानने में प्रॉब्लम होती है, जब हम कहते हैं ना बचपन में पढ़ते हैं या अब भी हम देखते हैं कि माना ये ऐसा है, तो ये माना वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर करने के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी स्थिति पता चले कि ये इस पे डिपेंड है, तो पहली संख्या किस पे डिपेंड है, दूसरी पे, तो आप कहोगे सर अगर मेरे को दूसरी संख्या पता चल जाए तो मैं पहली को निकाल लूँगा। तो जो ये सिस्टम होता है, इसमें आप हमेशा जिसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं ना कि ये पता चल जाए तो मैं ये निकाल लूँगा, आप कह रहे हैं दूसरी पता चल जाए तो मैं इसकी वैल्यू, पहली की वैल्यू निकाल लूँगा। जो ये प्रक्रिया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसी को आप वेरिएबल ले लीजिए, उसी को आप लेट कर दीजिए कि माना ये ऐसा है, आप उसकी अपने मन से वैल्यू लिख दीजिए। और वैल्यू लिखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी ABC से लेके Z तक। आपने कहा कि दूसरी पता चल गई तो पहली निकाल लूँगा, तो आप दूसरी को लिख दीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, कुछ भी लिख दीजिए। तो किसी भी बच्चे से मैंने पूछा, उसने कह दिया कि इसने दूसरी संख्या को है जो लिख दिया A लिख दिया। दूसरी संख्या उसने सोचा था कि मुझे अगर दूसरी संख्या का पता चल जाए तो मैं पहली संख्या लिख दूंगा। तो किसी बच्चे ने कहा कि मैंने लिख देता हूँ दूसरी संख्या को A। उसको आप कांस्टेंट नाम मत दीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 100 है, 50 है, ये मत कहिए। आप डायरेक्ट अल्फ़ाबेट में दे दीजिए कि दूसरी संख्या A है। तो आपने लिख दी, क्या लिख दी, दूसरी। तो दूसरी क्या लिखी आपने, A। जब आपने दूसरी को A लिख दिया तो आप पहली को क्या लिख दोगे,
ए में 3 जोड़ दीजिए, तो आप पहली को क्या लिख दोगे, पहली को लिख दीजिए a + 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मानने वाला कॉन्सेप्ट है, अपन जो अज्यूम करते हैं, लेट करके करते हैं कि लेट ऐसा हो जाए, लेट ऐसा हो जाए, लेट वैसा हो जाए, तो वो ये सिस्टम है कि जब भी जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हैं, जब भी ऐसा कोई कहीं भी क्वेश्चन दिखे कि मुझे अगर इसका पता चल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा पता चल जाए, तो उसी को आप लेट कर लीजिए, उसी को मान लीजिए आप। तो आपने दूसरी संख्या के बारे में सोचा था ऐसा कि काश मेरे को अगर दूसरी संख्या मिल जाए तो मैं पहली निकाल लाऊंगा, तो आपको पता चल गया, आप अपने मन से मान लीजिए भाई, क्या दिक्कत आ रही है? जो चीज़ अपने पास नहीं है अपने मन से मान लीजिए कि काश मैं मुकेश अंबानी होता तो मैं ऐसा कर देता। तो आप अज्यूम कर लीजिए और ऐसा करने की कोशिश करिए कि माना मैं मुकेश अंबानी हूँ, लेट आई एम मुकेश अंबानी। तो इसी तरीके से आप इसमें लिख दीजिए लेट सेकंड नंबर इज ए, और उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, पहला आ गया आपके पास। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, पहला प्लस दूसरा। क्वेश्चन में क्लियर दिखा हुआ है कि दोनों संख्या का जो ऐड है वो कितना है, 13 है। तो पहली संख्या क्या थी, यहाँ से लिख दीजिए a + 3 प्लस दूसरी संख्या क्या थी, a = 3। ये जो है आपके लिए इक्वेशन बन के आ गई। अब इक्वेशन में से क्या पता करना है आपको, आपने जो माना है उसको निकालना है बस। आपने माना क्या है, a माना है, यानी कि जो भी आपने अपने मन से माना था आप उसको वापस ऐसे करके दे दीजिए कि भाई मैंने ये माना था और उसकी वैल्यू मैं ये निकाल लाया। तो यानी कि एक पाप करने के बाद कोई पुण्य कर दोगे तो पाप और पुण्य बराबर हो जाएंगे। आपने पाप बस इतना किया था कि अपने मन से क्वेश्चन में छेड़छाड़ की थी, लेकिन उस छेड़छाड़ करने के बाद उसने आपने उसकी वैल्यू भी तो बता दी कि ये सॉल्यूशन करने के बाद आपने उसकी वैल्यू बता दी, तो वो नंबर आप निकाल लाए। तो इसको आप हल करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरीके से इक्वेशन होती है। तो आप वेरिएबल यानी जो आप अपने मन से मानते हो, वेरिएबल क्या होती हैं, ये अपने मन से मानते हैं आप, इनको आप बोलते हो वेरिएबल। जब भी इस तरीके का आप अपने मन से मानते हो तो उनको आप वेरिएबल बोलते हैं। तो आपको क्या है, वेरिएबल सेपरेट करना है। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने। तो वेरिएबल सेपरेट करने यानी ए को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज दीजिएगा। कैसे करेंगे, देखो ए को आप इधर ही रहने दीजिए, ए और ए कितने ए हो गए, एक ए तो ये रहा और एक ये रहा, कितने ए हो गए आपके पास, 2a + 3 = 13। हमें ए को किसी भी सहायता से अलग करना है। तो आप 3 को राइट साइड में ले जाने की सोचेंगे, लेकिन अभी मैंने ट्रांसपोजिशन के रूल्स के बारे में बताया था कि जब भी आप इस तरीके का ट्रांसपोजिशन करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो जिसको भी आप ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं उसका जो है साइन चेंज हो जाता है। तो 2a + = जब 3 हट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा इधर, तो 13 - 3। तो अब आप वापस से देखिएगा, 2a = 13 में से 3 माइनस किए तो 10, तो आपको a की वैल्यू निकल के आई 10/2। 2 से 10 को इस तरीके से 5 टाइम डिवाइड कर दिया, तो a की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आई बेटा, आपको a की वैल्यू निकल के आ गई 5। a की वैल्यू क्या निकल के आई, 5। अब आप देखिए रिवर्सेबल, इसको चेक करने की कोशिश कीजिए। आपने कहा था कि दूसरी संख्या जो है 5 है, तो पहली संख्या उससे 3 अधिक है, यानी कि 5 + 3 और क्या हो गया 5, वो सॉरी 8 हो गया। ये दूसरी संख्या ए निकल के आई 5 और पहली संख्या फिर क्या निकाल ली आपने, 8 निकाल ली। ठीक है, इस तरीके से पहली और दूसरी दोनों संख्या निकल आई आपके पास। उसके बाद आपने क्या देखा था कि 2 संख्याएं उनका योग 13 है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक करोगे, देखो 5 और 8 इन दोनों को ऐड करिए, 5 + 8 क्या निकल के आ रहा है, 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वो संख्या कौन कौन सी हैं, पहली तो 8 है, दूसरी 5 है। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन वगैरह बनाते हैं
और हम इक्वेशन के 2 से 4 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे कल के, और फिर उसके बाद अपना जो डिस्कशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेकर चलेंगे। बने रहिएगा, इसी तरीके से वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए। डेली हम आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन एक टॉपिक लेके आने की कोशिश करते हैं। आप भी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।